बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। तो सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। भारत की विरासत का सच्चा प्रतिनिधित्व करने वाले जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए इस संपूर्ण पक्ष को लेकर के जब भी भारत के अंदर आजादी के किसी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की बात रही है तो जनजातीय समुदाय उस मामले में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के भारत के उस आंदोलन को, भारत की इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। कभी वो पीछे नहीं हटा, आगे रह करके किसी भी सुधारवादी कदम को लेकर के वह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज भी ये कमी हमारी हो सकती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पाए। ये कमी भारत की उन सरकारों की रही होगी जो लोग उन तक पहुंच करके उन लोगों तक शासन की सुविधाओं को पहुंच करके संवाद को नहीं बना पाए। उनके अंदर राष्ट्रीयता किस भाव के साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लगभग 739 द्वीप हैं जो भारत से काफी दूरी, भारत की शेष भूमि से काफी दूरी पर है। उसका अंतिम जो पॉइंट पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट है। मुझे लगता है कि वहां से इंडोनेशिया की दूरी बहुत नजदीक पड़ती है। अलग अलग द्वीप हैं। उन द्वीपों में से केवल 39 ऐसे हैं जहां जीव जंतु रहते हैं और उनमें से भी 7 ऐसे हैं जहां पर मनुष्य रहते हैं। उसमें से एक द्वीप पे एक बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस द्वीप में केवल जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में भी हम लोग गए थे। तो अन्य द्वीपों में जब हम लोग गए थे तो वहां पे कोई हिंदी तो बोलता नहीं था, लेकिन हाँ, जो आपका पोर्ट विलियर है उसको छोड़ करके शेष अन्य में लोग बहुत कम बोलते थे। कोई बंगाली बोलता था, कोई तमिल बोलता था। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जो जनजातीय बाहुल्य द्वीप है उनकी संख्या बहुत कम थी। 45 की संख्या उनकी मात्र थी उस समय जनजातीय समुदाय की, और उनकी एवरेज आयु वहां पे उस समय 45 वर्ष थी। 45 वर्ष से ज्यादा कोई वहां जीत नहीं रहा था। तो हम लोग उनके बीच में गए तो मैं देख के बहुचक था। भारत की शेष भूमि से लगभग 2000 किलोमीटर दूर और एक छोटा सा समुदाय उनका, यानी 43-44 लोगों का एक समुदाय, और विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे, विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे। ये अनुमान कर सकते हैं कि यह वे लोग हैं जो साधन से दूर, किसी भी व्यवस्था से दूर रह करके और वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरा, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, थारू जनजाति वहां पर रहती है। थारू जनजाति के लिए उनके बीच में पिछले 30 वर्ष से हमें काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, और वहां पर कार्य करने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो 2008 की घटना है। भारत और नेपाल की सीमा में ये सभी थारू बाहुल्य गांव पड़ते हैं। थोड़ा महाराजगंज में, थोड़ा सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर और श्रावस्ती में इनके 36 गांव पड़ते हैं, फिर लखीमपुर खीरी और थोड़ा बहुत पीलीभीत में। नेपाल के अंदर एक भीषण संघर्ष होता है। उस समय खूनी संघर्ष चल रहा था। तो मैंने उस समय हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया। मैंने कहा, ये खूनी संघर्ष हो रहा है, ये किसका है, कौन लोग इसके पीछे? मुझे बताया गया कि साहब ये खूनी संघर्ष माओवादी और मधेसी के बीच में। मैंने कहा, माओवादी तो नेपाली जो वहां पे नक्सली हैं और नेपाली वे सब हैं, मधेसी कौन? पता लगा कि जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हुए हैं वे मधेसी कहलाते हैं। तो मैंने कहा, भारतीय मूल से जुड़े हुए जो लोग नेपाल की तराई में हैं वे मधेसी हैं, और माओवादियों की तरफ से कौन लड़ा फिर? तो पता लगा कि थारू। तो मैंने कहा, थारू माओवादियों की तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि बलरामपुर में हम एक छात्रावास चला रहे थे और एक विद्यालय उन बच्चों के लिए चला रहे थे। तो क्या
थारू समुदाय के यहाँ के लोग तो वहां से माओवादियों की ओर से तो नहीं लड़ रहे हैं। तो मैंने तत्काल वहां पे जो लोग व्यवस्था में लगे थे, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा ये सब क्या मामला है, थोड़ा मालूम करो, क्योंकि उसी से कुछ दूर, कुछ ही 12-15 किलोमीटर की दूरी पे ये सब खूनी संघर्ष चल रहा था। काफी लोग मरे थे उसमें। तो वे गए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा यहां नहीं, भारत के अंदर नहीं, ये नेपाल के अंदर हो रहा है। मैंने कहा नहीं, तो मैं भी जान रहा हूं नेपाल के अंदर है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, और ये थारू है तो थारू माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं, तो कहां के थारू हैं? तो उन्होंने कहा नेपाल के लोग हैं। तो मैंने कहा ये जो भारत के थारू हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, उस समय जो सरकार थी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैंने कहा देखिए भारत ये दोनों सरकारें इसका संज्ञान नहीं लेंगी, लेकिन हम लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा, कुछ हम तो करें। तो उन्होंने कहा क्या कर सकते हैं? तो इमलिया कोडर एक जगह है जहां नानाजी देशमुख ने, वहां पे एक छात्रावास उन्होंने बनाया था। ये नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का, मैं आता हूं। वहां पे सम्मेलन हुआ इमलिया कोडर में। जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा भी ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप के दिखती है। उन्होंने कहा हां यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में, आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं,